करें। साथियों नमस्कार, अवस्थी कंपटीशन क्लासेस हिंडौन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों मैं व्याख्याता मुकेश फौजदार संस्कृत में आपको लेके आया हूं संधि के बारे में परिचर्चा। दोस्तों संधि में हम लोग पिछली क्लास में संधि की उत्पत्ति के बारे में, संधि की परिभाषा के बारे में और बात करें तो संधि कहां कहां होती है, संहिता कहां कहां होती है, इन सारी चीजों के बारे में चर्चाएं हम कर चुके हैं। फ्रेंड्स अब हम चर्चा करने वाले हैं संधि के प्रकार को लेकर। संधि के प्रकार क्या हैं? संधि के प्रकार को लेकर साथियों दो वैयाकरण आचार्यों ने अपने मत दिए हैं। एक तो है आपके श्रीमान भट्टोजी दीक्षित जी और एक है भरद्वाज आचार्य। तो इन दोनों ने क्या क्या बात कही है वो मैं आपके सामने बताता हूं। देखिए साथियों, सबसे पहले आचार्य भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित साहब ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक में उन्होंने पंचसंधि प्रकरणम नाम से एक बात कही है। इसका मीनिंग होता है साथियों कि संधि जो है उसके जो प्रकरण में कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब वो 5 भेद कौन कौन से हैं इस बात को भी आप दिमाग में रखिएगा। पंचसंधि प्रकरणम जो बात है इससे क्या मीनिंग निकल के आता है? देखिए संधि के 5 प्रकारों की व्याख्या करता है ये। नंबर 1 तो आता है अपस्वर संधि। मित्रों नंबर 2 पे बात करेगा ये आपको व्यंजन संधि की। नंबर 3 पर यह चर्चा करेगा आपके लिए विसर्ग संधि की। नंबर 4 पर साथियों आपकी एक संधि आती है जिसका नाम है स्वादि संधि। स्वादि का मतलब हो गया सुआदि, और सुआदि का मतलब हो गया सा से हो गई सत्व और उ से हो गई आपकी उत्व। ऐसी कुछ संधियों की बात करेगा। और लास्ट एंड फाइनल एक संधि आती है जिसका नाम है प्रकृति भाव। तो डियर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि पंचसंधि प्रकरण में आपको ये 5 संधियां बताई गई हैं। किसके द्वारा? भट्टोजी दीक्षित साहब के द्वारा। यानी कि स्वर संधि हो गई, व्यंजन हो गई, विसर्ग हो गई, स्वादि हो गई और प्रकृति भाव हो गई। ये आपकी 5 संधियां हो जाती हैं। मित्रों इन 5 संधियों का एक आचार्य हैं आचार्य भरद्वाज, इन्होंने कुछ अलग मत दिया है। आचार्य भरद्वाज ने इनकी पुस्तक का नाम लिख देता हूं साथियों, लघु सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 भेद बताए हैं। आचार्य भरद्वाज लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 भेद बताए हैं। किसके? 3 भेद स्वीकार किए हैं, स्वीकार किए हैं। अब ये 3 भेद जो हैं वो किसके हैं साथियों? संधि के भेदों की बात कर रहा है ये। तो पहला भेद कौन सा रखा है इन्होंने? वही स्वर संधि। दूसरा भेद उन्होंने बताया है व्यंजन संधि। और तीसरा भेद साथियों इसका हो जाता है विसर्ग संधि। तो ये तीन भेद आपके हो जाते हैं।
अब हमारे सामने सवाल आता है कि स्वर संधि जो है उसमें कौन कौन सी संधियां होती हैं, व्यंजन संधि जो है कौन कौन सी होती है, विसर्ग होती है, उसमें कौन कौन से भाग हैं। तो मित्रों ये सारी बात तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल यहां के टॉपिक को यहां पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां तो पंच संधि प्रकरण हो गया और यहां इन्होंने नाम दे दिया त्रिसंधि प्रकरण। त्रिसंधि प्रकरण। अब साथियों त्रिसंधि प्रकरण जो है उसमें त्रिसंधि कौन कौन सी हो गई, स्वर व्यंजन विसर्ग। इट मीनिंग इसका जो मामला बनता है, इसकी जो मीनिंग बन के आती है वो त्रिधा में बन के आती है, यानी कि संधि के भेद इतने त्रिधा, और यहां से जो बात निकल के आती है वो क्या आती है, संधि के भेदों में पंचधा एक बात निकल के आती है। यदि प्रश्न पत्र में आपसे संधि के भेद को लेकर सवाल पूछा जाए कि संधि कतधा, ऑप्शन में त्रिधा भी और पंचधा भी हो, तो क्या करना है आपको, पंचधा करना है। क्यों, क्योंकि आचार्य पाणिनि ने भी अपने अष्टाध्याय में 5 प्रकार की संधि का उल्लेख किया था। तो आचार्य पाणिनि को प्रामाणिक मान के भट्टोजी दीक्षित ने भी यह बात अपनी सिद्धांत कौमुदी में निरूपित की है। और ये नव्य व्याकरणाचार्य हुए वरदराज महोदय, जिन्होंने संधि के गौड़ भेदों की चर्चा करी है, मौलिक भेदों की चर्चा नहीं करी है। और गौड़ भेदों के आधार पर संधि को 3 रूप से माना गया, यानी कि गौड़ रूपेण सवाल आता है आपका तो जवाब त्रिधा, और मूल रूपेण आता है तो साथियों जवाब पंचधा। अब ये मूल रूप से जो 5 थी उनको गौड़ रूप से 3 कैसे मान लिया, सवाल बन जाता है हमारा यहां से। तो देखिए साथियों, यहां जो एक संधि है स्वादि, इन्होंने स्वादि को विसर्ग में लिखा, यानी स्वादि संधि को विसर्ग संधि में पढ़ने के लिए इन्होंने बताई है बात कि स्वादि संधि में सा प्लस उ, सु प्लस आदि इसका विच्छेद है, तो सा प्लस उ निकल के आता है, सा से सत्व होती है और उ से उत्व होती है। तो स्वादि संधि को हम विसर्ग के अंतर्गत पढ़ते हैं, ध्यान रखें। दूसरी बात निकल के आती है जो प्रकृति भाव संधि है उसको अपन स्वर संधि में पढ़ते हैं। स्वर संधि में इन्होंने प्रकृति भाव को पढ़ना बताया है। स्वर संधि में प्रकृति भाव को पढ़ने की बात की है। तो मित्रों इस चीज को आप एक बार लिख सकते हैं, सवाल को ध्यान रखना। आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने पंच संधि प्रकरण की व्याख्या की है और आचार्य वरदराज ने त्रिसंधि प्रकरण की व्याख्या की है। पंच संधि प्रकरण में ये 5 संधियां होती हैं और त्रिसंधि में ये 3 होती हैं। मौलिक रूप से 5 होती हैं और गौड़ रूप से 3 होती हैं। गौड़ रूप से स्वादि संधि को अपन विसर्ग रूप से विसर्ग में पढ़ते हैं और स्वर संधि में प्रकृति भाव को पढ़ने की व्याख्या ये करते हैं। साथियों आगे बात करता हूं, देखिए अब जब संधि के भेदों की बात कर ली है तो हमारा सवाल बनता है सबसे पहले स्वर संधि किसे कहते हैं, क्योंकि स्टार्ट हमको पहले नंबर की संधि करनी है। तो पहले नंबर की संधि कौन सी हमारी साथियों, स्वर संधि है। स्वर संधि में हमसे बात क्या कहता है ये कि स्वर के बाद स्वर आ जाए तो उत्पन्न होने वाले विकार को भी अपन कौन सी संधि नाम देते हैं, स्वर संधि। तो मीनिंग में देखिए 3 चीजें हैं, स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, यानी स्वर का जब स्वर से मेल होगा, स्वर का जब किससे मेल होगा, स्वर से मेल होगा, तो विकार भी क्या आएगा मित्रों, स्वर ही विकार आएगा। और स्वर जब विकार आएगा तो संधि भी कौन सी बन जाएगी आपकी, स्वर संधि बन जाएगी। समझ में आ रहा होगा आपको। तो कहने का मतलब अब स्वर के बाद जब स्वर आ जाएगा तो संधि स्वर हो जाएगी। अब स्वर के भेद कौन कौन से हैं, स्वर भेदा। स्वर संधि की बात चल रही है तो स्वर के भेदा भी बात करें। स्वर भेदा मतलब स्वर संधि के भेदों की बात कर रही है, तो स्वर भेदा को अपन स्वर संधि भेदा कर सकते हैं, स्वर संधि भेदा। स्वर संधि भेदा जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, यहां पे देखिए साथियों मैं आपको लिख देता हूं। नंबर 1 संधि आपकी आएगी यड़ संधि, जिसका सूत्र आपका आएगा एको यणची, एको यणची। दूसरा हम बात करें मित्रों गुण संधि, इसका सूत्र आता है आपका आद गुण। तीसरी आपकी आती है साथियों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की जब बात आती है तो इसका सूत्र आता है वृद्धि रेची। क्या आता है साथियों, वृद्धि रेची। अगली जो चौथे नंबर पर संधि आती है उसका नाम है अयादि।
अयादी संधि की बात जब आती है मित्रों, तो इसका सूत्र बन जाता है एचो अयवायावः। इसके बाद नेक्स्ट संधि हमारी आती है नंबर 5 पर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में बात करता है साथियों, तो दीर्घ संधि का सूत्र आता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। मित्रों आगे नंबर 6वीं संधि जो होती है वो होती है पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है साथियों वो होता है एंग पदांतादति। आगे बात करता हूं 7वां नंबर लेकर, तो 7वें नंबर पर एक संधि आती है, इसका नाम है पररूप संधि। और पररूप संधि में बात आती है तो साथियों इसका नियम बनता है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम। और लास्ट एंड फाइनल एक संधि हमारी बचती है जिसका नाम हम लेते हैं, तो वो है साथियों प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि में मित्रों 2 सूत्र आते हैं। नंबर 1 तो आ गया ईदु देद द्विवचनम प्रग्रह्यम, और एक सूत्र आता है आपका पुलुत प्रग्रह्या अचि नित्यम। ये आपके सूत्र आ जाते हैं साथियों। ये जो संधियां मैं आपके सामने लिख रहा हूं स्वर की संधि के भेदों के बारे में, जब मैंने बात आपको रखी है, तो यड़ संधि में जैसे सूत्र आ गया एको यणची, गुड़ संधि का सूत्र आ गया आद गुड़, वृद्धि का आ गया वृद्धि रेची, अयादि का एचो अयवाय, दीर्घ आ गया अकः सवर्णे दीर्घ, पूर्व रूप का आ गया एंगे पदांतात अति। बात करें तो पर रूप में एंगी पर रूपम और ईदु दे द्विवचनम प्रग्रह्यम और प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम। मित्रों ये 9 सूत्र मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन 9 सूत्रों का मीनिंग क्या है, इनको समझें कैसे, एको यणची सूत्र में क्या लिखा हुआ है, इस बात को समझने के लिए वे छात्र जिन पर ट्रेडिशनल संस्कृत रही है, बात करें तो जो संस्कृत का नित्य रूप से अध्ययन करते आ रहे हैं, कक्षा 12वीं तक जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है या फिर ग्रेजुएशन जिन्होंने संस्कृत से किया है, बात करें तो रीट लेवल 1 में जब लोग 12वीं तक संस्कृत पढ़ के आते हैं तो उन्होंने संस्कृत लगातार से पढ़ी है, कोई समस्या है ही नहीं उनको। L2 वाले जो हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन संस्कृत से किया है, बात करें तो बीए की डिग्री संस्कृत से ली है, लिटरेचर के रूप में संस्कृत उन्होंने पढ़ी है, तो उनको भी कोई समस्या नहीं आती है। समस्या उन छात्रों को आएगी जो लंबे अरसे बाद बीएड करके आए हैं और जिन्होंने संस्कृत को 10वीं क्लास तक ही पढ़ा है खाली। तो उन छात्रों का हित, उन कॉम्पिटिटर का हित ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर आपको कुछ नई बात लेकर भी आया हूं साथियों। नई बात क्या है कि जैसे मान के चलिए एको यणची सूत्र लिखा हुआ है, हम कैसे पता करें कि इको में कौन सी विभक्ति लगी हुई है आपकी, यण अची में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, आद गुड़े में कौन सी लगी है, वृद्धि रेची में कौन सी लगी है, इनमें कौन कौन सी विभक्ति का समावेश है। इस बात को समझने के लिए मैं सामान्य जानकारी आपको देना चाहूंगा साथियों। संधियों के जितने भी सूत्र हैं उनमें मोस्टली प्रत्याहारों का समावेश है, और प्रत्याहार यदि इनमें दिए हुए हैं तो प्रत्याहार के लिए मैं आपको बात बताना चाहूं, प्रत्याहार आपके कितने होते हैं, पाणिनि के अनुसार 42 और नव्य व्याकरणाचार्यों के अनुसार 44। तो जो 44 आपके प्रत्याहार हैं या 42 आपके प्रत्याहार हैं साथियों, तो उनमें एक प्रत्याहार आता है रा प्रत्याहार, ये वाला रा। इसको छोड़कर बाकी प्रत्याहारों का अंतिम वर्ण हलंत होता है। जैसे देखो एको यण अचि ये तीनों प्रत्याहार इसमें हैं। आद गुड़े इसमें आत जो है वो साथियों प्रत्याहार नहीं है, वो आत मतलब स्वर की बात कर रहा है, ये सूत्र की भाषा है। वृद्धि एची यहां भी प्रत्याहार है, एच है यह भी प्रत्याहार है, अके यह भी प्रत्याहार है, एंगे भी प्रत्याहार है, एंगी भी प्रत्याहार है। तो यदि ये प्रत्याहार हैं तो इनकी भाषा को कैसे समझा जाए। देखिए मित्रों इनकी भाषा समझने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं अगले पेज पर। जैसे प्रत्याहार का मीनिंग हो गया कि अंतिम वर्ण हलंत है, तो हमारे सामने हलंत शब्दों के रूप बनाने का तरीका, रूप बनाने का तरीका।
हलंत शब्दों के रूप क्या क्या हो सकते हैं? हलंत शब्दों के रूपों में हम बात करेंगे तो हलंत शब्दों के रूप कैसे बनाए जाने चाहिए? दुनिया भर के हलंत शब्द कोई भी हो जिनका अंतिम वर्ण हलंत है, तो हलंत शब्दों को हम लोग एक ही तरीके से बनाएंगे। उसका ट्रिक्स होता है आए दो विसर्गी, आ ए दो विसर्ग ई। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और दुनिया भर के हलंत शब्दों के रूप हम तैयार कर पाएंगे। मित्रों कैसे तैयार कर पाएंगे? देखिए, ये आ जो है वो तृतीया के एक वचन में जोड़ा जाएगा, ए को चतुर्थी एक वचन में, विसर्ग को पंचमी एक वचन में, और विसर्ग को फिर षष्ठी एक वचन में, और ई को सप्तमी एक वचन में। ऐसे इनको जोड़ते हुए चलेंगे। कैसे जोड़ना है मैं उदाहरण आपके लिए दे रहा हूं। मान के चलिए कि हमने सूत्र ले लिया एको यणची, एको यणची सूत्र हमने ले लिया आपके सामने। तो इस एको यणची को हम खोल के बताते हैं कि कैसे रूप बना के दे रहा है आपका। साथियों, एक प्रत्याहार है, इसको हलंत रूप में लिखेंगे इस तरीके से। दूसरा यण प्रत्याहार है, इसको भी हलंत रूप में इस तरीके से। और अच प्रत्याहार है, इसको हलंत रूप में इस तरीके से। क्योंकि जितने भी प्रत्याहार मैंने बताए हैं रा को छोड़कर सब में हलंत होता है, तो हलंत शब्दों के रूप बनाने का तरीका मैंने अप्लाई किया आपके आगे। ट्रिक्स क्या है? आए दो विसर्ग ई, आए दो विसर्ग ई, आए दो विसर्ग ई, ऐसे आपको याद रखनी है ट्रिक्स। तो इसको हम यहां अप्लाई करते हैं। देखिए मित्रों, एक में हमने आ जोड़ा, इका बना, ए जोड़ेंगे इके बनेगा, विसर्ग जोड़ेंगे इकह बनेगा, विसर्ग जोड़ेंगे इकह बनेगा, और ई जोड़ेंगे तो साथियों इकी बनेगा। यही सवाल मैं यड़ के ऊपर अप्लाई करता हूं, तो देखिए यड़ में बात क्या आ जाएगी? यड़ से बनेगा यणा, यणे, 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 यणी, इस तरीके से बात आ जाएगी। मित्रों अगला सवाल, अच का जोड़ेंगे तो अचा, अचे, अचह, अचह, अची। तो ये जो आपके मैंने तरीका बताया है आए दो विसर्गी वाला शब्द रूप बनाने के लिए, ये जो तरीका है वो केवल प्रत्याहारों में लागू नहीं होता। ऐसे शब्द रूप, ऐसे मौलिक शब्द जिनका अंतिम वर्ण हलंत होता है, जिनको अपन हलंत शब्द बोलते हैं, उन सभी शब्दों के रूप इसी पैटर्न पर बनकर तैयार होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ले लिया मनस शब्द को, मनस ले लिया मान के चलिए मैंने आपके सामने। तो मनस में मनसा, मनसे, मनसह, मनसह, मनसी। ऐसे ही एक शब्द ले लेता हूं मैं आपके सामने, जगत। तो जगत के रूप कैसे बनेंगे? जगता, जगते, जगत, जगत, जगती। तो प्यारे साथियों, ये तरीके हैं जिनसे आप हलंत शब्दों के रूप बना सकते हैं। अब हमें सीखना है क्या कि यदि रूप तृतीया का हो तो उसका हम ज्ञात कैसे करेंगे, सूत्र में कैसे अर्थ निकाल के लाएंगे। चतुर्थी का हो तो कैसे अर्थ निकाल के लाएंगे, पंचमी षष्ठी का हो तो कैसे निकाल के लाएंगे, सप्तमी का हो तो कैसे निकाल के लाएंगे। इसके लिए कुछ मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं। देखिए, यदि रूप प्रथमा का है, यदि रूप प्रथमा का है तो प्रत्याहार में, प्रत्याहार के अंतिम वर्ण में हलंत जरूर लगा होगा, अंतिम वर्ण में हलंत लगा होगा। और यदि हलंत लगा हुआ है साथियों रूप प्रथमा का ये, तो अब हमारे सामने बात क्या आ जाएगी उसको भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए फिलहाल कैसे हम माने कि हलंत लगा है कि नहीं लगा है। तो देखिए इसको जोड़े हम, एक को हम एक करेंगे, एक लिखा, यण लिखा और अची लिखा। हमने इसकी संधि विच्छेद कर दिया। इस पूरे पद का संधि विच्छेद क्या होगा? एक है प्लस यण प्लस अची, और एक है प्लस यण प्लस अची आता है तो देखो एक है पे विसर्ग आ रहे हैं और विसर्ग की भाषा यहां से बोल रही है। यण में हलंत आ रहा है तो मैंने देखो ये रूप तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के बताए केवल।
अब यदि रूप प्रथमा का है और द्वितीया का है तो प्रथमा और द्वितीया में हलंत शब्द हो और नपुंसक लिंग शब्द हो, उनके रूप एक जैसे चलते हैं। जैसे फल शब्द की बात करें तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, बनम बने बनानी, बनम बने बनानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, ऐसे बात हो जाएगी। साथियों यदि सवाल हमारा आता है कि मान के चलिए कोई शब्द हलंत है तो हलंत के रूप कैसे बनेंगे, जैसे एक शब्द को ले लें तो एक है एकी एकांकी, एक है एकी एकांकी, एक में हलंत लगा होगा। यण की बात करें तो यण यड़ी यड़ांसी, यण यड़ी यड़ांसी। मन की बात करें तो मने मनसी मनांसी, मने मनसी मनांसी। तेज की बात करें तो तेज तेजसी तेजांसी, तेज तेजसी तेजांसी। ये शब्द रूप वाले प्रकरण में अच्छे से बताऊंगा, टेंशन नहीं ले रहे आप। फिलहाल इतना माने कि यदि रूप प्रथमा का है तो प्रत्याहार के अंतिम वर्ण में क्या लगा होगा, हलंत लगा होगा। तो मान लो यण में क्या लग रहा है, हलंत, हलंत लग रहा है तो रूप किसका है, प्रथमा का। तो देखिए ये तो पंचमी या षष्ठी का एक वचन हो गया, ये प्रथमा का एक वचन हो गया। अब ई जिसमें लग रहा है तो देखो इकी यणी अची मनसी जगती ई लग रहा है तो ये रूप सप्तमी का हो गया। हमें सिर्फ शब्द की पहचान करना आ गया। बात करें तो विसर्ग वाला जो शब्द होता है वो पंचमी या षष्ठी का एक वचन होता है, हलंत वाला शब्द होता है तो वो प्रथमा या द्वितीय का एक वचन होता है। बात करें जिसमें ई लगा होता है वो सप्तमी का एक वचन होता है। ये बात हम सीख चुके हैं, किससे, इस पैटर्न से। अब यदि ये बात हम सीख चुके हैं तो इसका अर्थ कैसे निकाला जाए, इसकी बात भी हम कर लेते हैं। देखिए साथियों, नियम है हमारा विभक्ति रूप पहचानने का तरीका। विभक्ति रूप का अर्थ निकालने का नियम, निकालने के नियम। विभक्ति रूप के अर्थ कैसे ग्रहण करेंगे। देखिए साथियों, यदि मान के चलिए सबसे पहले मैं बात करूं प्रथम बिंदु को लेकर, यदि रूप प्रथमा का है, प्रथमा विभक्ति का है, विभक्ति से है, लिख दो से है, तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हो जाता है। मित्रों, रूप यदि प्रथमा का है तो उसके साथ में क्या सेंटेंस जोड़ना है आपको अपनी तरफ से, हो जाता है। जैसे यड़ में हलंत लगा है तो यड़ के साथ में जोड़ो, हो जाता है क्या, यण हो जाता है। समझाऊंगा आगे। दूसरी बात कर रहा हूं साथियों में, यदि रूप पंचमी या षष्ठी का है, पंचमी षष्ठी से है, तो अपन को क्या सेंटेंस जोड़ना है, के परे। यदि रूप तृतीया का है, नहीं सॉरी, तृतीया की बात करेंगे, पहले सप्तमी की बात कर लेते हैं। यदि रूप सप्तमी का है तो जोड़ेंगे अपन होने पर। क्या जोड़ेंगे, होने पर। क्यों मैंने केवल इतनी बात क्यों करी है, क्योंकि सबसे पहले मैं इको यड़ची सूत्र को लेके आपके लिए रख रहा हूं, तो इन तीनों की बात रखी है मैंने। तो सूत्र है हमारा इको यड़ची। मैंने जैसा कि इसका विच्छेद किया था आपके सामने लिख देता हूं, एक है प्लस यण प्लस अची। तो एक जो रूप है साथियों, ये हमने कहां पहचान करी, पंचमी एक वचन में इसकी पहचान रखी और षष्ठी एक वचन में इसकी पहचान रखी। तो मैंने बोल दिया आपको, यदि रूप पंचमी या षष्ठी से है तो क्या जोड़ना है, के परे। क्या जोड़ना है, के परे। बताऊंगा कैसे जोड़ना है। अब हमने दूसरी बात बताई, यदि रूप प्रथमा का है तो प्रथमा की पहचान के लिए मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि प्रथमा के रूप में हलंत लगा होता है। हलंत लगा होता है तो मान लिया इसमें हलंत लग रहा है तो यह रूप प्रथमा का है। ई की मात्रा आ रही है, क्योंकि ई की मात्रा का नियम है आ ए दो विसर्ग ई, सप्तमी में जाके ई की मात्रा लगती है, तो यहां पे ई की मात्रा भी लग रही है, तो रूप पहचान लिया हमने कौन सी व्यक्ति से है, सप्तमी के एक वचन से है। पंचमी के रूप में क्या जोड़ना साथियों, के परे। तो बात निकल के आ गई, किसके परे, एक के परे, एक के परे। हो जाता है क्या, यण हो जाता है।
यण हो जाता है। अची का मतलब हो गया अच वर्ण परे रहने पर, अच वर्ण परे रहने पर। तो साथियों इस सूत्र में जो परिभाषा बननी चाहिए वो परिभाषा क्या बन गई, इक के परे यण हो जाता है अचवर्ण परे रहने पर। एक क्या है साथियों, हमारा प्रत्याहार, जो कहां से कहां तक की व्याख्या करता है, आई उड़ के ई से लेकर री लिख के का तक। प्रत्याहार में बहुत अच्छे से आपको बताया, फिर भी समझा रहा हूं। आई उण री लिख, यानी कि ई से लेकर का तक की व्याख्या कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, ई आ गया, ऊ आ गया, री आ गया और लरी आ गया। ई ऊ री लरी चारों बातें आपके सामने आ गई। ई ऊ री लरी, यानी कि यहां जो लिख रहा था इक के परे, उसको मैं कह सकता हूं ई ऊ री लरी के परे। बोलो बात सही है नहीं है? तो ई ऊ री लरी के परे क्या होगा, अचवर्ण होने पर, अच का मतलब असमान अच होने पर एक वर्णों को यण हो जाता है। इस बात को हम थोड़ा सा डायवर्जन दे लेंगे। बात करें तो इसको हम लोग किस में बात करेंगे, अन्वय रूप में बात करेंगे। तो अन्वय रूप में बात क्या निकल के आ रही है, एक प्रत्याहार के वर्णों के परे असमान अचवर्ण हो तो एक वर्णों को यण हो जाता है। अब यण में क्या क्या बात है साथियों, ये तो हमारी एक की बात हो गई यहां तक। यण की बात देख लेते हैं। देखिए यण में हा या वरट एक सूत्र है हमारा, और एक होता है लण। साथियों यण जो है या से लेके अणा तक की बात करता है। इसमें बातें आते हैं या, वा, रा, ला। तो ई को तो क्या होगा या, ऊ को क्या होगा वा, री को क्या होगा रा, और लरी को क्या होगा ला। ये बात हमको सीखने को मिली है। एक बार पुनः आपको चर्चा कर रहा हूं, विभक्ति रूप यदि निकालना है तो ये नियम अप्लाई करने पड़ेंगे। यदि किसी सूत्र में रूप प्रथमा का है तो उसमें हमको हो जाता है जोड़ना है। यदि रूप पंचमी या षष्ठी से है तो उसमें के परे जोड़ना है। यदि रूप सप्तमी का है तो उसमें होने पर जोड़ना है। अब एको यणची में एके मैंने यहां लिख दिया, यहां एको लिख दिया, तो ये आप सोच रहे होंगे कि साहब एके यहां लिखा है कैसे कर दिया, हमें क्या पता, यहां तो एको है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो मित्रों ये एके जो है वो पंचमी या षष्ठी के एक वचन का रूप है। एके के आगे जब या आ रहा है तो नियम है हमारा, नियम कौन सा है, हसी चे नियम हमारा काम करता है, जो हमसे एक बात कहता है कि विसर्ग से पहले आया आ हो और विसर्ग के बाद में हस वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। तो एके का बन गया एको। तो एके हो चाहे एको हो, पंचमी या षष्ठी का एक वचन का ही रूप होता है। यण में हलंत लग रहा है तो मान लिया प्रथमा एक वचन का रूप है, और ई की मात्रा लग रही तो मान लिया सप्तमी एक वचन का रूप है। तो फ्रेंड्स ये परिभाषा बन के आ गई, एक के परे यण हो जाता है अच परे रहने पर। क्या परे रहने पर, अच परे रहने पर। अब ये एक क्या है, हमने आई और रील के दोनों सूत्रों से एक प्रत्याहार बना के आपके सामने रखा है। यण क्या है, हाय वरट और लड़ में से या से अणा तक यण की व्याख्या हमने आपके सामने रख दी है। अब अच क्या है, आई उण के आ से लेकर आई औच के चा तक जो अच आपका चार सूत्र मैंने आपको बताए थे प्रत्याहारों में, पहले पहले वो चारों सूत्र स्वरों की बात करते हैं। तो साथियों यहां पर स्वर की व्याख्या आपकी आ जाएगी, यानी कि अच प्रत्याहार आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब मित्रों मैं संधि को स्टार्ट करता हूं, यड़ संधि को। यड़ संधि हमारी आ गई। सूत्र है आपका वही जो अभी आपको चर्चा में रखा है, एको यण ची। एको यण ची को जब हम खोलेंगे तो खोल के क्या हो जाएगा, इकह प्लस यण प्लस अची। अब इनमें आप लोग परिचय कराओ। परिचय जब कराएंगे तो ये तो षष्ठी का एक वचन आ गया, ये प्रथमा का एक वचन आ गया, ये सप्तमी का एक वचन आ गया। जो तरीका मैंने अप्लाई करने को कहा था उसको आप सीख सकते हैं, वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं, यहां समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको परिभाषा अलग से लिख देता हूं। और परिभाषा क्या होती है साथियों, देखो इसकी, एक प्रत्याहार के वर्ण
ई ऊ री लिरी के परे एक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? ई ऊ री लिरी के परे असमान अच, असमान अच बोले तो स्वर हो तो एक वर्णों को क्रमशः यणादेश हो जाता है। यणादेश हो जाता है। प्यारे साथियों, आपको पता हो जाना चाहिए कि एक प्रत्याहार के वर्णों के बाद में असमान अच की कंडीशन होना जरूरी है। यदि असमान अच की कंडीशन है तो एक वर्णों को यणादेश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए, अब मैं इसको बाय द डायग्राम इस बात को क्लियर कर देता हूं आपके लिए। आशा कर रहा हूं साथियों कि आपको जानकारी समझ में आ रही होगी। यदि फिर भी जानकारी का अभाव आपको समझ में नहीं आ रहा है, मान के चलिए जानकारी का अभाव दिख रहा है, तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। एक वर्णों में साथियों हम बात कर रहे हैं, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, लिरी हो गया। इसके परे हमको कौन चाहिए? असमान, असमान असमान स्वर। और अब यहां पे परिवर्तन ई को करना है य में, ऊ को करना है व में, री को र में, लिरी को ल में। बात करें तो ये इनके स्थानीय वर्ण हो जाएंगे इस तरीके से। असमान स्वर होने पर एक वर्णों के बाद में असमान स्वर हो तो एक वर्णों को यणादेश हो जाता है। इस बात को आप इसके द्वारा भी समझ सकते हैं। मित्रों, एक में कौन कौन आ गए आपके? ई, केवल ई ही नहीं है साथियों, ई के बाद दीर्घ ई भी आती है। जब मैंने वर्णमाला आपको पढ़ाई तो आपको बताया था कि आ, ई, ऊ, री, लरी ये मौलिक स्वर हैं आपके, इनसे बाकी के स्वर बनते हैं। तो मैंने आपको वहां पे बताया था, तो ई का मतलब दोनों ई से है, ऊ का मतलब दोनों ऊ से है, और री का मतलब दोनों री से है, और लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है, इसलिए केवल री अकेली रह जाएगी। अब मित्रों, ई के बाद में असमान स्वर आएगा तो ई के स्थान पर यह होगा। ई के स्थान पर यह ही क्यों होगा? यह बात मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुका हूं स्थानीय अंतरतम सूत्र की। जब मैंने संधि की व्याख्या आपके सामने रखी थी तो वहां भी मैंने बता दिया था कि जो जिसका स्थानीय वर्ण है वो उसमें क्रमानुसार, कैसे साथियों? क्रमानुसार परिवर्तित होगा। यानी ई के स्थान पर यह ही होगा, ऊ के स्थान पर वह ही होगा, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल ही होगा। ये जो तालु परिवार के वर्ण आ गए तो तालु में बदलेगा, ये आपका ओष्ठ परिवार का है तो दंतोष्ठ परिवार में बदल गया, मूर्धा परिवार से तो मूर्धा में, और दंत परिवार से तो दंत परिवार में बदल गया। ये परिवारों की बात भी मैंने आपको उच्चारण स्थान पढ़ाए थे तब करी थी, ध्यान रखना। मित्रों, चार कोटेशन बन के आती हैं। कौन कौन सी चार कोटेशन? देखिए, ई या ई प्लस असमान स्वर मिलके क्या हो जाएगा? या। मिलके ये नहीं होगा, ई या ई के स्थान पर यह आदेश होगा। मैंने आपको लिखा ना यण आदेश। अब यह आदेश क्या होता है ये बात भी हमको सीखनी है। या यण आदेश की व्याख्या आ रही है तो यण प्लस आदेश का मतलब आदेश क्या होता है ये बात भी आपको सिखानी है। लेकिन फिलहाल मैं कोटेशन की बात को लेकर पूरा कर देता हूं। ऊ या ऊ के बाद यदि असमान स्वर आ जाता है तो साथियों ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वा। तीसरी बात करें तो री के बाद या दीर्घ री के बाद यदि असमान स्वर आता है तो यहां पे हो जाएगा रा। और चौथी बात करें लिरी के बाद में यदि असमान स्वर आता है साथियों तो निश्चित रूप से ला हो जाएगा। अब हम पर्टिकुलर इनकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले समझ लेते हैं कि आदेश क्या होता है। साथियों, संधि प्रक्रिया जब हम लेकर चलेंगे तो वहां पर तीन चार चीजों की बात करेंगे। एक तो आदेश, तो आदेश कैसे होता है साथियों? शत्रुवत आदेश, शत्रुवत प्लस आदेश। इसको जोड़ेंगे तो एक कमेंट निकल के आता है
शत्रुवदादेश। शत्रुवद आदेश कैसे? देखियो साथियों, ई दे रखा है किसी वर्ड का, किसी शब्द का अंतिम वर्ड, उसके आगे असमान स्वर आ रहा है तो ई हट जाएगा, स्थान कौन ले लेगा? या। तो ई के स्थान पर या ने अतिक्रमण कर लिया, अपना स्वामित्व जमा लिया, अपना अधिकार कर लिया, किसकी भांति? शत्रु की भांति। जैसा कि आप जानते हैं कि दो राजाओं में लड़ाई होती है, प्रबल पक्ष जिसका होता है साथियों वो कमजोर पक्ष को परास्त करके उस पर अपना स्वामित्व जमा लेता है। ठीक वैसे ही ई के बाद में असमान स्वर आ गया, शत्रु मिल गया असमान स्वर के रूप में, तो ई ने या को वहां से क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। नहीं, ई ने नहीं करा, या ने ई को कर दिया, इस बात को ध्यान में रखना। तो साथियों ये आदेश प्रक्रिया है। अब हम लोग इस संधि में विस्तृत चर्चा आपके लिए रखते हैं। तो सबसे पहले कमेंट नंबर 1, ई या ई प्लस असमान स्वर मिलके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? या हो जाएगा। मिलके होगा कि एक जगह पे होगा? मिलके नहीं होगा, ई या ई के स्थान पर होगा। ई या ई के बाद असमान स्वर आएगा तो ई या ई के स्थान पर या होगा। कैसे होगा इसके उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए साथियों, नंबर 1 की बात करता हूं, सुधी प्लस उपास्य। ये उदाहरण है आपके सामने, दो पद दिए हुए हैं, सुधी पद दिया हुआ है और उपास्य पद दिया हुआ है। तो सुधी में साथियों क्या है, उपास्य में क्या है और पद क्या बन के आएगा? तो नियम को हम अप्लाई करके देखते हैं। यहां नियम हमसे क्या कह रहा है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ड जो है वो हमको क्या चाहिए? ई या ई, और उत्तर पद जो है बाद वाला उसका प्रथम वर्ड हमको क्या चाहिए? असमान स्वर। कंडीशन जब हमारी पूरी हो जाए तो ही हमें परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ड क्या है साथियों, यहां पर ई। देखो सुधी को हम ऐसे भी लिख देते हैं, सुध प्लस ई, कोई बात नहीं। फिर हमने लिखा उपास्य, तो मेरे प्यारे साथियों उपास्य में जो ऊ है वो कैसा वर्ड है? असमान। तो ई के स्थान पर हमको क्या करना है? या करना है। जैसा देखो यहां पर लिख रहा है ना, ई के स्थान पर या, तो ई के स्थान पर या कर दिया। ई के स्थान पर या क्यों हुआ? स्थानीय अंतरतम सूत्र से बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो स्थिति हमारे सामने क्या आ गई? सुध प्लस या प्लस उपास्य। अब मित्रों हमें संहिता का नियम लगाना है, हलो अनंतरा संयोग ऐसे संयोग संज्ञा करवानी है। पहले कहां? धा और या में। संयोग संज्ञा जब हो जाएगी तो फिर हमें संहिता का नियम लगा के काम कर देना है आपका। तो देखिए कैसे काम करना है। शुद्ध प्लस या मिलाया तो शुद्ध रूप हो गया, और उपास्य जोड़ा ऐसे तो ये रूप बन गया शुद्ध्युपास्य। क्या रूप बन गया? शुद्ध्युपास्य। प्यारे साथियों आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। इससे आगे मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपके बीच में बात कर रहा हूं, जैसे कि मैंने रखा प्रति प्लस उपकार। तो एक बार इस उदाहरण को इसी पैटर्न पर करके देखें, समझ में और अच्छा आएगा मुझे लग रहा है आपके लिए। जैसे देखिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? ई या ई चाहिए, तो हमने प्रत में से ई को अलग कर दिया। फिर हमको चाहिए असमान स्वर के रूप में कौन? तो असमान स्वर के रूप में हमको कोई भी स्वर चाहिए। उपकार में हमको ऊ असमान स्वर के रूप में मिल रहा है, तो हमने ई के स्थान पर क्या करना है? या। ई के स्थान पर या कर दिया। फिर हमको हलो अनंतरा नियम लगाना है, तो देखिए प्रत प्लस या धन उपकार। इस तरीके से बात करेंगे तो ये दोनों व्यंजन आपस में चिपक जाएंगे। हलो अनंतरा संयोग नियम हमसे कहता है कि व्यंजन के बाद जस्ट रूप से व्यंजन हो। व्यंजन दिया हुआ है प्रथम वर्ण, जैसे कौन सा? ता, और व्यंजन कौन सा वर्ण है? या। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या नहीं है? स्वर नहीं है। स्वर नहीं है तो दोनों का संयोग हो जाएगा, तो ये प्रत्यय रूप बन गया। ऐसे प्रत्यय ऐसे बन गया। अब यदि इसमें प्रत्यय बन गया तो ये दोनों व्यंजन है, विकलांग हैं। व्यंजन जब विकलांग होता है, व्यंजन का स्वभाव विकलांगता का होता है, तो स्वर रूपी सकलांग वर्ण उनको क्या करते हैं? उच्चारण प्रदान करते हैं। जैसे मान चलिए मैं विकलांग हूं, मेरे लिए कोई भी चीज जैसे पैर से विकलांग हो गया तो बैसाखी मेरा माध्यम है चलने का, तो ठीक वैसे ही साथियों ये दोनों विकलांग हैं, चल नहीं सकते, मतलब उच्चारण को प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए स्वर आएगा और इनमें हेल्प करेगा। अब ऊ की मात्रा नीचे लगती है तो नीचे से लिफ्ट करेगा। देखो कैसे ऊ की मात्रा नीचे लगती है, तो मित्रों देखो ये प्रत्यय ऐसे था, इसमें ऊ की मात्रा नीचे लग गई, ये प्रत्यय हो गया,
और पकार को पीछे जोड़ दिया, प्रत्युपकार रूप बन जाएगा इसका, प्रत्युपकार रूप बन गया इसका। साथियों आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरीके से आपको ये शब्द अप्लाई करने हैं। अगला हमारा शब्द बनता है नेक्स्ट नंबर 3, ये दूसरा हो गया हमारा उदाहरण, ये पहला हो गया। आगे हम कुछ उदाहरणों की चर्चा करेंगे। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे। देखिए साथियों, जैसे हमने लिखा नदी प्लस उदकम, नदी प्लस उदकम। शब्द रखेंगे हम यदि प्लस अपी, यदि प्लस अपी। ऐसे ही बात रखेंगे साथियों हम नारी प्लस अत्र। साथियों अगला है हमारा वारी प्लस अत्र। जैसे हमने रख दिया अभी आपको सती प्लस उद्भव, सती प्लस उद्भव। मित्रों समझें एक बार, नदी के दा में ई है, उदकम में ऊ है, ई के बाद ऊ असमान स्वर के रूप में है तो ई के स्थान पर या करना है। तो देखिए साथियों, नद प्लस या प्लस उदकम, इसको मिला के बात करेंगे तो दा और या को मिलाओ। मैंने जैसे आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि दा और या मिलके द्यू बनाते हैं, द्या। तो ये द्या हो गया, इसमें ऊ की मात्रा को नीचे जोड़ो और ये बन जाएगा नदी उदकम। साथियों समझ में आ गया होगा? नहीं आया है तो फिर से आप नियम को रिपीट करके पढ़ सकते हैं। यदि प्लस अपी की बात करें तो देखिए यद प्लस या प्लस अपी। हमने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, दा प्लस या मिलके ध्या बनाते हैं। तो हमको देखो यद्य ऐसे करके बात करनी है, यद्य बन गया हमारा। अब यद्य में हलंत ना लगा के आ की मात्रा जोड़ दी तो सीधा हो गया और ये यद्यपि बन गया। फिर हम बात करें नारी प्लस अत्र की साथियों, तो देखिए नार प्लस या प्लस अत्र। तो रा के बाद या व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तो व्यंजन चिपक जाते हैं, लेकिन रा के बाद व्यंजन आएगा तो रा का ऊर्ध्वगमन हो जाता है। तो मित्रों ये ऊर्ध्वगमन हो गया रा का ऐसे, और आ मिलके हो गया नारियत्र रूप बन गया। फ्रेंड्स ऐसे वारी प्लस अत्र आ गया तो देखिए वार प्लस ई के स्थान पर या कर दिया, अत्र जोड़ा, रूप बनेगा वार्यत्र ऐसे। आगे बात करें सती प्लस उद्भव की तो साथियों सत में से ई जोड़ा, ई के स्थान पर या किया और उद्भव में हमने सीधा ऊ रख दिया तो ये हो जाएगा सत्युद्भव ऐसे। तो मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ई के बाद असमान स्वर यदि है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। सेकंड हम बात करते हैं ऊ के बाद असमान स्वर की। नंबर दूसरा नियम हमारा आता है ऊ या ऊ के बाद यदि असमान स्वर आ जाए तो मित्रों ऊ या ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। और ऊ या ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा तो एग्जांपल नंबर 1 है आपका मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी। एग्जांपल नंबर 2 भी मैं आपके सामने रख देता हूं, साधु प्लस अयम। अब हम इन दोनों को समझ लेते हैं एक बार। साथियों नियम की बात क्या है कि ऊ या ऊ के बाद क्या चाहिए हमको, असमान स्वर चाहिए। तो देखिए मधु में हमने देखा तो हमने बात मिली देखने को कि मधु के धा में ऊ की मात्रा लगी हुई है। आगे असमान स्वर के रूप में अरी में आ रहा है। साथियों ऊ के स्थान पर हमको क्या ला देना है, वाह। ऊ के स्थान पर वाह ही क्यों होगा, बात पहले चर्चा कर ली है कि ऊ का स्थानीय वर्ण क्या है, ओष्ठ, और वाह का है दंतोष्ठ, तो समानता है इसलिए ऊ को वाह हो जाएगा। अब हमारे सामने ऊ को वाह करना है तो मध प्लस वाह प्लस अरी, हलो अनंतरा से दोनों को जोड़ो, मध्व बन गया, अरी जोड़ो और रूप बन जाएगा मध्वरी। क्या बन जाएगा, मध्वरी रूप बन जाएगा। साथियों ऐसे ही अगला जो कमेंट है वो आपका
साधु वाला है तो देखिए साधु के धा में भी ऊ की मात्रा लगी हुई है। अयम लिखा हुआ है सर्वनाम पद, क्योंकि साधु पुल्लिंग का है तो सर्वनाम पद भी पुल्लिंग का आ गया। यथा संज्ञा पदम तथा सर्वनाम पदम, ऐसा नियम काम करता है। तो साधु और अयम दोनों आपके पुल्लिंग के पद हो गए। मित्रों हमको जैसा कि बात देखने को मिली है कि ऊ के बाद असमान स्वर है तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा तो साध प्लस वाह प्लस अयम, ऐसे करके बात आ जाएगी। अब धा और वाह दोनों को चिपका देंगे हलो अनंतरा से, तो देखिए हमने चिपका दिया, साधव हो गया और अयम जोड़ो, ये इस तरीके से साधवयम रूप हो जाएगा, साधवयम। साथियों समझ में आ गया होगा आपको। और भी उदाहरण सर्व करता हूं, देखिए नंबर 3 में हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए गुरु प्लस आदेश, गुरु प्लस आदेश में जब बात निकल के आ रही है तो रा के स्थान पर, रा में ऊ है, ऊ के स्थान पर वा कर दिया सीधा, आदेश जोड़ दिया साथियों। और हम जैसा कि जानते हैं कि रा के बाद कोई व्यंजन हो तो रा का ऊर्ध्वगमन हो जाता है, और रा का ऊर्ध्वगमन हो गया ऐसे, और वा में आ की मात्रा जोड़ के गुरुबादेश रूप प्राप्त हो गया। साथियों आगे बात करें, मधु प्लस आकांक्षा, मधु प्लस आकांक्षा हम शब्द लेके आते हैं। तो देखिए मित्रों यहां पर हमारा जो सवाल है वो कैसे बनेगा। हमने बात करी है कि धा में ऊ लगा हुआ है, ऊ के बाद वा करना है, तो ऊ के स्थान पर हम सीधा वा ही कर लेते हैं। एक बार ऊ के स्थान पर वा कर दिया, आकांक्षा जोड़ दिया। मित्रों हमारे सामने नियम था हलो अनंतरा संयोग है, जो धा और वा दोनों को मिलाएगा ये मध्व बन जाएगा, और मध्व में आकांक्षा जोड़ेंगे माय डियर्स, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मध्वाकांक्षा रूप हो जाएगा। क्या रूप हो जाएगा, मध्वाकांक्षा। तो प्यारे साथियों बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप किसी टेक्स्ट बुक के द्वारा, किसी गाइड के द्वारा भी आप हैंडल कर सकते हैं। उदाहरण आपको एक से एक देखने को मिल जाएगा। आपके सामने जितने भी उदाहरण आएंगे उनको भी मैं चर्चा में लाऊंगा, और कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताते रहिएगा, हम आपको जवाब देते रहेंगे। फ्रेंड्स आगे जैसे मैंने लिखा सु प्लस अस्ति, सु प्लस अस्ति यदि मैं लिखता हूं तो देखिए सा में ऊ है, ऊ के स्थान पर वा हो गया, अस्ति लिखा साथियों, और सा और वा दोनों को हलो अनंतरा से मिलाया तो ये स्वस्ति रूप प्राप्त हो गया। जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा तू प्लस एकम, तू प्लस एकम शब्द आ गया, तो ता में से हमने ऊ को अलग कराया, ऊ के स्थान पर वा हो गया, एकम जोड़ दिया साथियों, तो ये क्या हो जाएगा आपका त्वेकम रूप हो जाएगा, त्वेकम। इस तरीके से जैसे मित्रों मैं अगला एक शब्द और लेता हूं, तू प्लस इदम, तू प्लस इदम पद लेता हूं, तो देखिए ता में से ऊ को अलग करेंगे तो ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा, इदम को जोड़ेंगे फ्रेंड्स हलो अनंतरा से, इसको मिला के त्व बनाएंगे और इसमें इदम लिख देंगे, तो इदम रूप हो जाएगा। साथियों समझ में तो आ रहा होगा ना कि ई के बाद असमान स्वर है तो ई के स्थान पर यह कर रहे थे, ऊ के बाद असमान स्वर है तो ऊ के स्थान पर वह कर रहे हैं। अब देखिए मित्रों अगला एक सवाल हमारा आता है, अगला एक एग्जांपल, जैसे कि हमने लिखा अभी आपको गुरु प्लस इच्छा, गुरु प्लस इच्छा, गुरु की किसी चीज की इच्छा हो रही है तो गुरु की इच्छा को गुरु इच्छा बोलेंगे। अब साथियों गुरु इच्छा को हम देखें तो देखिए गुरु के रा में से हमने ऊ को अलग किया, एक बार फिर से पैटर्न को पूरा लेके आ रहा हूं, ऊ के बाद इच्छा में ई असमान स्वर है तो ऊ के स्थान पर क्या कर देना है मित्रों, वा कर देना है। अब गुरु प्लस वा प्लस इच्छा, ये वाली स्थिति आ गई। अब ये जो वा आदेश हुआ है इसको हम हलो अनंतरा से देखेंगे तो ये गुर्व हो गया, और इच्छा में जब ई की मात्रा यहां जोड़ेंगे तो ये गुर्विच्छा रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, गुर्विच्छा। एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं अगले तीसरे नियम को लेकर, आपके बीच में चर्चा ला रहे हैं साथियों। तीसरा नियम है री के बाद, री या री के बाद, सॉरी री या री के बाद असमान स्वर आ जाए तो साथियों री के स्थान पर रा हो जाएगा। री के स्थान पर यदि रा हो जाता है तो देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, मातृ प्लस उपदेश,
दूसरा एग्जाम्पल है धात्री प्लस अंश। ये दो एग्जाम्पल आपके बीच में मैंने सर्व कर दिए मित्रों। अब हम इसको क्लियर करके देखें तो मात प्लस री प्लस उपदेश, ऐसे हमने अलग कर लिया क्योंकि री अलग करना है। नियम की बात है कि पहले री चाहिए उसके बाद असमान स्वर चाहिए, तो री हमने ता में से निकाल के अलग कर दिया। जब ता में से री निकलेगा तो ता में तो हलंत लगाएंगे ना। उपदेश आ गया, उपदेश में उ कैसा स्वर है? असमान, तो री या री के स्थान पर क्या करना है? हमको रा करना है। तो री या री के स्थान पर रा आदेश हो रहा है किस सूत्र से? इको यणची सूत्र से। और इको यणची सूत्र से जब री के स्थान पर रा हो गया माय डियर्स, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मात प्लस रा प्लस आदेश की उपदेश की स्थिति हमारे सामने आ जाती है। मात प्लस रा प्लस उपदेश। फ्रेंड्स, हम लोग जब वर्णमाला की बात कर रहे थे तो ता और रा को अलंतरा अलोअनंतरा से हमने क्या रूप बनाया था? त्र बनाया था। मात्र प्लस उपदेश हो गया। संहिता का नियम लगाते हुए बात करेंगे तो ये हो जाएगा मातृपदेश। साथियों, ये तरीका तो एक लॉन्ग प्रोसेस है आपका। यदि मैं इस वजह शॉर्ट प्रोसेस आपके लिए लाके रखूं तो शॉर्ट प्रोसेस की बात को देखिए थोड़ा सा। जैसे हमने त्रि देखा है, त्रि किसी शब्द में यदि त्रि आपको मिल जाता है तो त्रि के स्थान पर डायरेक्टली आप त्रा करो। जैसे देखिए इसमें अप्लाई करता हूं मैं आपके लिए इस नियम को। त्रि के स्थान पर सीधा त्रा कर दिया, ऐसे कोई समस्या नहीं है। तो ये हो गया धात्र। क्या हो गया साथियों? धात्र। और इसमें अंश जोड़ना है, धात्रंश रूप हो जाएगा। यानी कि नियम है हमारा क्या? त्रि यदि है तो त्रि को सीधा त्रय करो आप इस तरीके से, और जो मात्रा है उसको त्रय में जोड़ दो आप। मात्रा जब त्रय में जुड़ जाएगी तो आपका पूरा सवाल ही हल हो जाएगा। जैसे तीसरा उदाहरण आपके सामने रखता हूं, पितृ प्लस आदेश। फ्रेंड्स, नियम इसको लगाओगे या इसको? अब देख लो तुम्हारे सामने, ये तो बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, ये शॉर्ट प्रोसेस है। शॉर्ट प्रोसेस में मैंने बात करी त्रि के स्थान पर क्या करना है? त्रा। तो पितृ का जो त्रा है साथियों उसमें क्या कर देना है? आपको त्रय कर देना है। तो ये पितृ हो गया। आदेश इसमें सीधा जोड़ दो, ये पित्रादेश हो गया। मित्रों, बात समझ में आ गई होगी आपके कि री या री के बाद असमान स्वर आएगा तो री या री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो रहा है रा? ता में से री अलग करा तो रा बन के आया री के स्थान पर, और री के स्थान पर रा बन के आया तो ता प्लस रा मिलाएंगे तो त्रय रूप बनता है। ऐसा आपको मैंने वर्णमाला में पढ़ाया संयुक्त वर्ण, संकर वर्ण या मिश्रित वर्ण के रूप में। तो देखिए मातृपदेश हो गया, ये धात्रंश हो गया, ये पित्रादेश हो गया। ऐसे ही बात करें तो पितृ प्लस अंश, पितृ प्लस अंश क्या बनेगा साथियों? त्रि को त्रय करो, आ जोड़ो, पितृंश बना दो सीधा। आपके लिए नेक्स्ट उदाहरण में एक रख के देखूं, स्वस्त्री प्लस इच्छा। स्वस्त्री प्लस इच्छा। अब इसमें ये शॉर्ट फॉर्म आपका काम नहीं करेगा क्योंकि यहां श्री है, त्रि नहीं है। यदि त्रि है तो त्रय कर दो, श्री है तो क्या करना पड़ेगा? श्री है तो श्रय कर दो, दिक्कत कहां आ रही है? और श्री है तो श्रय मैंने कर दिया आपके सामने, देखो ऐसे ऐसे हो गया। तो मित्रों क्या बनेगा? स्वस्त्र प्लस इच्छा, और स्वस्त्र प्लस इच्छा बनेगा तो ये हो जाएगा स्वस्त्रिच्छा, ऐसे। क्योंकि मैंने आपको अप्लाई किया है क्या? त्रि को त्रय तो श्री को श्रय कर देंगे। साथियों देखो, भ्रातृ प्लस भ्रातृ प्लस आगम शब्द है, मान के चलिए आगमन कर दूं, भ्रातृ प्लस आगमन, बताओ क्या बनेगा? त्रि को त्रय करो तो बन गया भ्रात्रा, और भ्रात्रा आगे आ की मात्रा तो भ्रात्रागमन हो जाएगा। भ्रात्रागमन जब हो जाएगा तो ये आपका पद बन जाएगा। साथियों आगे लास्ट एंड फाइनल बात इस संधि को लेकर, इस संधि को लेकर चौथी बात आपकी आती है कि लिरी स्वर के बाद यदि असमान स्वर आता है तो लिरी के स्थान पर क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। अब लिरी के स्थान पर ला हो रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए लिरी प्लस असमान स्वर है तो ला हो गया। ला हो गया तो बात को देखिए कैसे करते हैं। जैसे हमने रखा उदाहरण नंबर 1,
लिरी प्लस आकृति, लिरी प्लस आकृति। साथियों लिरी में क्या है, ला में री है, ऐसे नहीं रखें आप, लिरी को डायरेक्टली ला करना है। किस नियम से, इको यर्ची वाला नियम से। ई को ये कर रहा है, ऊ को वे कर रहा है, री को रे कर रहा है, तो लिरी को क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो लिरी के बाद असमान स्वर है तो लिरी के स्थान पर ला करना है डायरेक्ट। लिरी को ला कर दिया, और लिरी को जब हमने ला कर दिया तो आकृति जोड़नी है, और लिरी में ला प्लस आकृति जब हम बनाएंगे तो ला में आ जोड़ के क्या बन जाएगा, लाकृति बन जाएगा। लाकृति की बात करें तो देवनागरी लिपि में बात करें, जब हम हिंदी भाषा के गणित के अंकों की हम बात करते हैं, हिंदी में जब गणित के अंकों को लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे बनाते हैं। तो साथियों जो 9 का अक्षर आता है वो इस तरीके से 1 होता है, और इस तरीके से आपका 9 ही होता है। मतलब मेरे को बनाना नहीं आ रहा, थोड़ा सा तो बता रहा हूं आपको। तो ये लाकृति का मतलब हिंदी में 9 का अक्षर को भी लाकृति बोलते हैं। और भगवान शिव की नटराजन अवस्था, शिव की नटराजन अवस्था, नटराजन अवस्था, इसको अपन लाकृति नाम से जानते हैं, ध्यान रखना आप लोग। साथियों लिरी प्लस अंका क्या बनेगा, लिरी को ला करो, ला में अंका जोड़ो, क्या बन जाएगा, लंका। क्या बन जाएगा, लंका बन जाएगा। साथियों ऐसे ही बात करें, लिरी प्लस आदेश तो रूप बनेगा आपका ला, लिरी के स्थान पर आदेश जोड़ेंगे, लादेश रूप बनेगा। ऐसे ही लिरी प्लस आकार रूप बन गया लकार। ऐसे ही लिरी प्लस अनुबंध रूप बन जाएगा लनुबंध, लनुबंध। अब जिन साथियों को लिरी प्लस अनुबंध समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से समझ लें। लिरी के स्थान पर ला कर दिया है नियम से, और ला में अनुबंध जोड़ो तो लनुबंध बन जाएगा। मित्रों पहला उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, बात करें तो ये 5वां हो गया। अब हम 6वें को लेकर बात करते हैं। साथियों लिरी प्लस इच्छा, लिरी को ला करो, ला कर दिया, इच्छा जोड़ दो, लिच्छा रूप बन जाएगा। ऐसे बात करें लिरी प्लस इप्सा, लिरी प्लस ईप्सा, इप्सा लिख दो, इप्सा, तो ये लिप्सा रूप हो जाएगा। तो ये पद आपके लिरी से बनने वाले हो गए। फ्रेंड्स अब हमारे सामने एक बात आ जाती है कि यड़ संधि का संधि पद कार्य जो हम बना रहे हैं, संधि बनाने का कार्य जो हो रहा है वो इको यड़ची सूत्र से हो रहा है। अब विच्छेद कार्य किस सूत्र से होता है, ये भी बात जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी। डेफिनेटली कह रहा हूं मैं, उन छात्रों से भी मेरा यह अर्ज है कि जिन्होंने संस्कृत पहले से पढ़ी है उन्होंने भी इस बात को नहीं सीखा होगा आज तक। तो देखिए साथियों वो कौन सी बात है, बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं, इसलिए तो बता रहा हूं। इको यणची सूत्र जो है वो संधि कार्य करता है, संधि कार्य करता है। दूसरा अब हम बात करें इग्यड़य संप्रसारण, इग्यड़य संप्रसारण जो सूत्र है वो विच्छेद कार्य करता है, विच्छेद कार्य करता है। तो मित्रों इनका मीनिंग समझ लीजिए। संधि का मीनिंग क्या है और विच्छेद का मीनिंग क्या है। यहां पर संधि में बात आई थी ई या ई हो जाए, इनके स्थान पर हम यह कर रहे थे, उ या उ के स्थान पर हम लोग क्या कर रहे थे वह, री या री के स्थान पर हम लोग क्या कर रहे थे र, और लिरी के स्थान पर हमने क्या कर दिया था साथियों, ल कर दिया था। तो ये बात जब आपको पता चली कि लिरी के स्थान पर ल होता है, तो ये जो काम है वो किसने कर दिया हमको, इको यणची ने। यानी ये काम तो संधि कार्य किसने कर दिया, इको यणची ने। और विच्छेद कार्य कौन कर रहा है, इग्यड़य संप्रसारण। यानी सूत्र को डाल देता हूं, इग्यड़य संप्रसारण,
अब ये संप्रसारण क्या होता है, ये बात हमको सीखनी है, क्योंकि ये संप्रसारण शब्द जो है हमको कई जगह परेशान करेगा। संधि में परेशान तो कर ही रहा है, यहां पे हमको प्रत्यय में भी परेशान करेगा ये। तो देखिए इसको समझ लें आप लोग। इग्यणय संप्रसारण का मतलब होता है एक हो जाता है यणय के स्थान पर संप्रसारण रूप में। तो ये षष्ठी का एक वचन रूप हो गया, ये प्रथमा का एक वचन रूप हो गया, जैसा कि भाषा पढ़ने को मैंने बोला था। और यहां पर एको यणची से बात आपको समझ में आ गई होगी। एक है यण अची, एक है यण अची। यहां एक है का मतलब एक के परे यण हो जाता है अच परे होने पर, यह बात आपको पहले से समझा दी है। तो यानी कि ई उ री लरी के स्थान पर ये जो प्रोसेस बनकर आई है इस तरीके से, यहां पर ये सब उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है, एक हो जाता है यण के स्थान पर। तो पहले यावर आला को ध्यान में रखना है, यावर आला को ध्यान में रखना है साथियों। तो देखिए कैसे ध्यान में रखना है, य के स्थान पर अगर ये दिया हुआ है तो ई या ई लेकर आना है, वे दिया हुआ है तो उ या उ लेकर आना है, र दिया हुआ है तो री या री, इनमें से कोई भी एक लेकर आनी है। और ल दिया हुआ है तो ल के स्थान पर लरी लेकर आना है। मीनिंग हो गया इग्यणय संप्रसारण, यानी कि एक वर्णों के स्थान पर यण हो जाता है कहां, एको यणची सूत्र से। और यण वर्णों के स्थान पर एक क्या हो जाता है, संप्रसारण हो जाता है। किस सूत्र से, इग्यणय संप्रसारण सूत्र से। तो मित्रों यण संधि के संदर्भ में जो बात आपको होनी चाहिए वो हो गई है, लेकिन एक बात और शेष रह गई है। क्या, उन विद्यार्थियों का हित ध्यान में रखते हुए इस बात को सर्व कर रहा हूं जो विद्यार्थी ये तक नहीं जानते कि यण संधि की पहचान कैसे करें। हमको तो जुगाड़ चाहिए। आपको पता है इंडिया इज द, मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर अपन जुगाड़ की बात पहले करते हैं। तो मित्रों जुगाड़ की बात कर लें थोड़ा सा। देखिए जुगाड़ की बात में हम लिख रहे हैं यण संधि पहचानने का नियम, पहचानने के नियम। कोई भी बात अछूती नहीं रहेगी आपके लिए। पहला नियम है आपका, किसी शब्द में या व रा से पहले आधा वर्ण हो तो, आधा वर्ण हो तो यह निश्चित कर लें, निश्चित कर लें कि वहां यण संधि है, यण संधि है। परंतु याद रहे, परंतु याद रहे कि विच्छेद करते समय, विच्छेद करते समय शब्द सार्थक आने चाहिए, शब्द सार्थक होने, सार्थक निकलने चाहिए, लिख दो, निकलने चाहिए। किससे निकलने चाहिए, विच्छेद से। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यानी कि किसी भी शब्द में या व रा से पहले आधा वर्ण हो तो निश्चित कर लें कि वहां यण संधि है, परंतु याद रहे कि विच्छेद करते समय शब्द कैसे आना चाहिए, सार्थक निकलने चाहिए। जितने भी उदाहरण आप लेके बैठोगे, या से पहले आधा वर्ण है, वा से पहले आधा वर्ण है, रा से पहले आधा वर्ण है, तो यण संधि होगी। कैसे होगी, या के स्थान पर ई आई करो। करना क्या है, काम क्या करना है विच्छेद के लिए, विच्छेद के समय, विच्छेद के समय या के स्थान पर ई या ई करो, वा के स्थान पर उ या उ करो, रा के स्थान पर री या री करो। ये तो एक बात हो गई। मित्रों दूसरी बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं। नंबर दूसरी बात क्या है, यदि किसी शब्द में प्रथम वर्ण ला है और
ला में स्वर जुड़ा है तो वहां भी यड़ संधि होती है। विच्छेद के लिए ध्यान क्या रखना है? ला के स्थान पर लिरी करके विच्छेद कर सकते हैं। साथियों, कंडीशन वही है कि पद क्या आना चाहिए? सार्थक पद आना चाहिए, सार्थक पद आना चाहिए। यह जानकारी यड़ संधि के संदर्भ में पूरी हो चुकी है। साथियों, कहीं भी कोई समस्या हो तो आप हमें अपने ऐप पर कमेंट बॉक्स में कोई जानकारी हमें शेयर करें, हम उस समस्या का निस्तारण करेंगे। साथियों, देखते रहिए अवस्थी क्लासेस हैंड ऑन को। धन्यवाद, नमस्कार।